हम इस वक्त बनारस में हैं। बनारस की अपनी बात है, अपनी पहचान है। काशी विश्वनाथ का शहर बनारस। और बनारस वही शहर जहां प्रधानमंत्री मोदी आए 2014 में और उन्होंने कहा कि मुझे मां गंगा ने बुलाया है। आपने देखा होगा संकेत उपाध्याय के साथ इशारों में हमें देखा होगा आपने चुनाव की बात। तो आज हम लोग कर रहे हैं चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद इशारों में चुनाव की बात, और माइक दे रहे हैं संकेत उपाध्याय को। और हमारे साथ हैं यहाँ पे बनारस से अजय सर, अजय सिंह, आप सबने देखा है उन्हें एनडीटीवी पर। ये विनीत कुमार हमारे कैमरा पर्सन है, हमारे सहयोगी हैं, लखनऊ में कम से कम 15 साल से हैं और पूरा उत्तर प्रदेश उन्होंने कवर किया है। ओसामा हमारे प्रोड्यूसर हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं और संकेत जी के साथ लगातार वो ट्रेवल कर रहे हैं। और कैमरे पर हैं माननीय आदरणीय सचिन गुप्ता जी। तो अब माइक संकेत उपाध्याय को दे रहे हैं और बात करेंगे पूरा चुनाव कैसा रहा और एनडीटीवी ने क्या देखा, क्या सुना और समझा। सर वो टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे ज़्यादा आप घूमे हैं, तो इशारों में भी और चुनाव की भी, दोनों की बात अगर आप करें तो ज़्यादा सही रहेगा। लेकिन ख़त्म हो गया चुनाव और क्या बोलें, इशारों में बोल दें। इशारों में ये रहा कि कोई लहर नहीं दिखी। न लहर जो लोग सत्ता में हैं उनके पक्ष में और न लहर विपक्ष के पक्ष में। मतलब आप कहना ये चाहते हैं कि आप गंगा में बैठे हैं। हाँ, गंगा में कोई लहर नहीं है। गंगा जिस तरीके से ठहराव बहुत है, शांत है, उसी तरीके से चुनावी गंगा में भी कोई लहर आपको इस बार नहीं दिखाई। बिल्कुल। ना बीजेपी की लहर समझ आई, ना परिवर्तन की लहर समझ आई। तो मतलब किसकी बैतरणी पार होगी, किसकी नैया इससे निकलेगी, इस पे थोड़ा सा एक विचार का विषय है। हिचकोले जरूर खा रही है हाँ। इस पूरे चुनावी मौसम में। जैसे हम इस नाव में हैं और विनीत को भी डर लग रहा है और मुझे भी डर लग रहा है कि कहीं पलट ना जाए। और तैरना ओसामा और अजय सर जानते हैं, तो इन दोनों तैरना हम लोगों को नहीं आता है। तो यही हाल चुनाव का भी है कि तैरना किसको आता है और कौन हिचकोले खा रहा है। लेकिन आराम में लोग इसलिए हैं क्योंकि उनको लहर समझ में नहीं आ रही। देखिए बड़ा अजय जी, आप दिल्ली से तमाम पत्रकार आए हैं और आप बात करें, सुने, समझें, तो लोग ये कह रहे हैं कि मतलब जो ओवरऑल है, आप निचोड़ निकाले, निष्कर्ष निकाले। कल हम ट्विटर पर एक स्पेस भी सुन रहे थे, तमाम पत्रकार, बड़े नाम नहीं लेना उचित रहेगा, सबने ये निष्कर्ष निकाल दिया है कि देखिए योगी आदित्यनाथ, योगी जी की सीटें कम हो रही हैं पर बीजेपी सरकार बना लेगी। सबसे कंफर्टेबल नैरेटिव, सबसे आराम से दे देने वाली बात, उसको लोग बाई भी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए, अगर आप चुनाव के एनालिसिस करना चाहते हैं और सही मायने में आपको लगता है कि चुनाव, तो सबसे पहले आपको दोनों पार्टियों के प्लस और माइनस को देखना होगा कि दोनों पार्टियों के प्लस और माइनस क्या है। तो सबसे बड़ा प्लस और माइनस तो ये है कि नाव हिल रही है। नहीं, वो तो क्या, देखिए ये एक विडंबना है कि जब यहाँ पर, इसीलिए ये नाव वाले लोग जो हैं, गंगा बहुत शांत है और यहाँ पर हाथ से नाव चलती है, लेकिन जब से बड़े बड़े क्रूज और ये ऐसी चीजें चलने लगी तो आपके बगल से जब क्रूज और ये सारी चीजें जब गुजरती हैं तो एक बड़ी लहर पैदा कर देती हैं और इस बड़ी लहर की वजह से इस तरीके की चीजें आती हैं। तो लिहाजा लोगों को ये लगता है, डर लगने लगता है आपको भी। बड़ी लहर भी 2014 में आई थी मोदी नाम की यहाँ। हाँ, तो उसकी ये लहर है। तो आप इसमें डरिए जरा भी मत आप लोग, कि आपको लगेगा कि कुछ है। जो जहाँ है वैसे बैठे रहेंगे तो आप आराम से निकल जाएंगे। हाँ। लेकिन अगर आप हिलेंगे डुलेंगे, कुछ होगा तो वो होगा। और नाव वाले भैया हमारे अगर किनारे ले लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो एक तो बड़ी बात है कि सबसे बड़ी बात जो हम ये कह रहे थे कि चुनाव का आप परसेप्शन देखिए कि योगी के पक्ष में क्या जाता है और अखिलेश के पक्ष में क्या जाता है। तो योगी के पक्ष में अगर आप देखिए तो लोग कहेंगे कि उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, लोग कहेंगे कि उनका लॉ एंड ऑर्डर ठीक था, लोग कहेंगे कि उन्होंने जो फ्री राशन और मकान और अनाज दिया, जो उनकी योजनाएं हैं वो उनके पक्ष में जाती है। लोग कहेंगे कि जो हिंदू के लिए अगर हम बात करें तो उनके लिए जो है वो राम मंदिर और आपका जो है अयोध्या और काशी, ये सारी वो, हाँ, तो ये सारी चीजें उनके फेवर में जाती है। दूसरा, संगठन उनका बड़ा मजबूत है, इसलिए आप कह सकते हैं। लेकिन अगर अखिलेश के पक्ष की बातें अगर आप देखेंगे तो अखिलेश ने जो जाति गणित की समीकरण है, जो छोटी छोटी नदियों को मिला करके एक पुल बनाने का जो काम होता है, वो अखिलेश ने बीजेपी से ज्यादा आगे गया। उसके बाद अखिलेश ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि हम आएंगे तो पुरानी पेंशन देंगे। इस शब्द पे गौर करिएगा कि देंगे। फिर उन्होंने बैलेट का जो वोटिंग हुआ है
वो हर बार से बहुत ज्यादा है। हाँ, तो ये आप देंगे। तीसरा उनकी बात ये थी कि जो सेना में भर्ती रुकी हुई है, लड़के ओवर एज हो रहे हैं, नौकरी का जो मुद्दा है वो हम करेंगे। उन्होंने कहा कि हम आएंगे तो 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। उन्होंने कहा कि हम जो है जब हम आएंगे तो हम किसानों से लेकर के और सारी चीज़ों के लिए, शिक्षा के लेकर के, लड़कियों के लिए हम ये सारी चीज़ें काम करेंगे। तो इन्होंने कहा कि हम देंगे। और बीजेपी की स्पीच पर अगर गौर फरमाइए संकेत जी, तो उन्होंने ये कहा कि हमने ये दिया, हमने ये दिया, हमने ये दिया। जनता को ये लग रहा है कि आपने तो दिया, जो दे दिया, लेकिन अब आगे कौन क्या देगा, करेगा क्या कौन मेरे लिए। तो करने के लिए उन्होंने ये कहा कि मैं ये करूंगा। मुझे याद है 2012 में जो समाजवादी पार्टी का नारा था वो था उम्मीद की साइकिल। हाँ, ये उन्होंने नारा दिया था। और इस बार भी जिस तरीके की बात अखिलेश यादव कर रहे हैं, नई हवाएं, नई हाँ, सफाएं। और वो उम्मीद पर ही टिका हुआ है। और नैया पार होगी या नहीं, ये है और मेन अब मुद्दा। बड़ा इंटरेस्टिंग अजय जी आपने कहा, चुनाव प्रचार हम पहले दिन से देखे हैं। फर्स्ट वजह बीजेपी की स्ट्रेटेजी देखिए, आप चुनाव शुरू होता है पोलिंग के 3 दिन पहले, अजय जी आपने देखा कि हिजाब एंट्री मारता है। कर्नाटक के एक स्कूल में हिजाब का मुद्दा आता है और हिजाब के मुद्दे पर पहले 2 चरणों का चुनाव। आप देख लीजिए, पहले चरण में हिजाब, क्या वो मुद्दा नहीं है 7वें चरण में? पूर्वांचल में क्या मुद्दा वो खत्म हो गया? लेकिन हिजाब पर मैं बोल रहा हूँ, मीडिया दिखा रहा है यूक्रेन, बड़ा मुद्दा है, लेकिन सोशल मीडिया पे बीजेपी वाले हिजाब, हैशटैग हिजाब क्यों नहीं है? समझिए नैरेटिव। बीजेपी को पता है कि चुनाव विकास पर नहीं जीता जाता। आप भी मानेंगे, इतने साल आपने भी देखा है, संकेत सर ने भी देखा और हम भी यही कह रहे हैं, विकास पर चुनाव नहीं देखा है। उत्तर प्रदेश में धर्म, जाति, एमबीसी, ओबीसी, बीजेपी, देखिए वो नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा इस फैक्टर कैंपेन को, बिल्कुल दोनों लोगों ने, एक चीज आपको एडमिट करनी पड़ेगी, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, दोनों ने अपनी कैंपेनिंग स्ट्रेटजीज बहुत इंटरेस्टिंग रखी पहले दिन से। एक बीजेपी ये कहना कि वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर रहे थे, ऐसा नहीं था। उन्होंने कास्ट कैलकुलेशंस के बारे में भी बात की, हिंदू मुस्लिम भी की, विकास की भी बात की, जाटों को भी रिझाने की कोशिश की, उनके नाम पे यूनिवर्सिटीज की भी बात की, सम्राट मिहिर भोज की भी बात की, दुनिया जहां की चीजें, और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कार्ड्स वो खेलते रहे। मिहिर भोज की बात करना जाति, हाँ, अगर आप जाटों की बात कर रहे हैं तो वो जाति, बिल्कुल। अगर आप कह रहे हैं कि आप अनुप्रिया पटेल को लाए हैं, सुनील पटेल पे आपके नाम पर आप यूनिवर्सिटी तो बनाए, कॉलेज, जाति, हाँ। तो आपने उस जाति को लीडरशिप और जो एक सांकेतिक इमारत या नाम, जो मायावती की अगर मूर्ति लग गई तो दलितों को पता है कि उनकी लीडरशिप है और इसीलिए वो मूर्तियां हैं। करेक्ट। ठीक है, तो अजय जी ये आप बताइए कि पूर्वांचल में हमने देखा है जो चुनाव में जातियां हमेशा से हावी रही हैं। 2017 में जो हम दिल्ली वाले पत्रकार कह रहे हैं, राजभर जाति की लीडरशिप कभी आई नहीं, रोनिया राजपूत लीडरशिप कभी हम लोगों ने चर्चा में सुना नहीं, मौर्य दूसरी जो एक सोशल इंजीनियरिंग 2017 में की, क्या वो सोशल इंजीनियरिंग आपको अब अखिलेश के साथ नजर आती है? क्या उसका फायदा आपको लगता है अखिलेश का होगा? क्योंकि वहां पर विकास, मोदी, उज्ज्वला योजना और साथ में ये जातियां जोड़ गई 2017 में, क्या वो आपको अभी नजर आ रहा है किसी के फेवर में या किसी के अगेंस्ट? नहीं, देखिए हमको जो ये लग रहा है कि जो आप लाभार्थी की एक बात कर रहे हैं, आप विकास की बात कर रहे हैं, या जो आप उज्ज्वला की बात कर रहे हैं, या फ्री राशन की बात कर रहे हैं और जातियों की बात कर रहे हैं, तो इसमें लाभार्थी का जितना गेन होना चाहिए था बीजेपी को, उतना गेन उनको नहीं हो रहा है। क्योंकि ये पहला ऐसा चुनाव है जो लोगों को बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दे पर आके अटक गया है, जो बहुत चुनाव बाद उत्तर प्रदेश में ये देखने को मिला है। मेरे ख्याल से बहुत सालों में पहली बार बेरोजगारी, उसका बड़ा मुद्दा ये था कि कोविड की वजह से जो 2 साल से सेना में वैकेंसी नहीं निकली। आप अगर पूर्वांचल के हर गांव में जाइए तो सुबेरे लड़के 100, 150, 200 की संख्या में लड़के दौड़ते निकलते हैं। 18 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना है, 10वीं के बाद सेना में भर्ती होना है। तो उनका जो एक सपना है, वो सपना सच का लिबास नहीं पहन रहा था। इन 3 सालों तक वो कोरोना की वजह से वो पड़ रहा था। बहुत से बच्चे ओवर एज हो गए, ये उनके लिए एक बड़ा मुद्दा था जो जमीन पर उतरा। बचपन सपना होता है कि सेना में चले जाएंगे, 10वीं पास करेंगे, लड़का कुछ ना करी तो सेना में भर्ती हो जाएगी दौड़ के। तो दौड़ तो लेता, आंखें तो ठीक है। तो हमने बहुत से लोगों से जब इस तरीके से बात की, तो बात करने से ये पता चला कि वो लड़का अपने पिता का वोट तो नहीं दिला पाएगा, संकेत जी, बहुत बारीक बात समझिएगा, लेकिन अपनी माँ का वोट जरूर दिला देगा, क्योंकि माँ का बेटे से अटैचमेंट ज्यादा है। और बीजेपी को लगता है कि महिलाएं, ग्रामीण महिलाएं उनको वोट देंगे बीजेपी को बहुत। लेकिन इस बार आदमियों के वोटिंग का परसेंटेज डाउन हुआ है, अगर आप उठा करके देख लीजिए, और महिलाओं का बढ़ा है।
बीजेपी को ये लगता है कि बीजेपी ये को वोट उनके मिलेगा। पक्ष में है ये और उनके इसका पक्ष- जिक्र प्रधानमंत्री ने अपनी कई रैलीज कल- में कल बार बार रैली में बोला कि किया। कल लास्ट महिलाएं रैली में जीतें भी और बोला। बीजेपी को जिताएं। उन्होंने ये भी बोला कि न केवल महिलाएं पर मुस्लिम महिलाएं जो हैं वो बीजेपी को सामने से आ करके वोट दे रही हैं, तो महिलाओं पर जोर, जो लाभार्थी स्कीम है उसके हिसाब से जोर, और एक जो अपना विश्लेषण रहा है जो उसामा, मैंने और सचिन जो अभी कैमरा ऑपरेट कर रहे हैं, उन्होंने, पता नहीं ये आप लोगों का इंप्रेशन है या नहीं, कि कानून व्यवस्था एक ऐसा मुद्दा है, जब बीजेपी ने जाति कार्ड, धर्म कार्ड, ये सारे कार्ड खेले और पश्चिम में हिंदू मुस्लिम नहीं चला, तो पूरब आते 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 बीजेपी का सारा एजेंडा और सारी बातचीत लॉ एंड ऑर्डर पर टिक गई। और मुझे ऐसे लगता है ये एक ऐसा मुद्दा है, लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था, जो कि लोगों को गांव गांव तक में घर कर गया है दिल में, कि कहीं ऐसा ना हो कि गुंडई वापस आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि अराजक तत्व सामने आ जाए। क्यों सामा? सर एक बात एक एक्चुअली एक चीज जो मतलब हमने जो नैरेटिव चेंज होते हुए देखा है, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये देखी कि अब जब भी आप किसी भी बीजेपी के नेता से अगर आप बात करें या उनसे पूछें कि समर्थक हाँ कि बेरोजगारी मुद्दा नहीं क्यों नहीं है आपके हिसाब से, तो उनका सबसे पहला जो आंसर होता है वो ये होता है कि हमने सबसे पहले सुरक्षा दी है, पहले सिक्योरिटी, फिर डेवलपमेंट, फिर रोजगार। और ये चीज जो है वो आई थिंक वो सिर्फ ये काउंटर करने के लिए ही ये बात बोली जा रही है, बिकॉज उनको पता है कि इंटरेस्टिंग संकेत आप बताइए आप कि जो लोग कह रहे हैं सुरक्षा अच्छी हो गई है, उनसे अगर आप ये पूछें कि 2017 में क्या आपने बीजेपी को वोट नहीं दिया था, या आप 2014 में बीजेपी को वोट नहीं दिया था, अगर आप 2022 में ये कह रहे हैं कि यहाँ सुरक्षा अच्छी हो गई है, सुरक्षित महसूस करते हैं, तो क्या उन्होंने 2017 में बीजेपी को वोट नहीं किया, 12 नहीं, क्या वो बीजेपी के कोर वोटर हैं या बीजेपी के कोर वोटर नहीं हैं? अगर बीजेपी के कोर वोटर हैं तो वो पहले ही कन्विंस है। देखो मैं उनको वो theory दे करेक्ट, दी। ये जो थ्योरी देने वाली बात, मुझे लगता है कि जितनी भी आप बातचीत गांव गांव तक सुन रहे हैं, और यहाँ अजय पूर्वांचल के क्षेत्र में आपका ये असेसमेंट है या नहीं वो जानना इंटरेस्टिंग होगा। आपको बहुत ही मतलब सिंक्रोनाइज टाइप जवाब मिलते हैं गांव गांव तक। मतलब अगर एक तरीके की बात होगी तो उसके दूसरे तरफ की बात आप किसी से भी बात कर लें, वो एकदम सेम होगी। ऐसे लगता है जैसे कि किसी ने स्क्रिप्ट लिख दी है और पकड़ा दी, और दोनों तरफ हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी कर रही है। महिलाएं सुरक्षित हैं, महिलाएं, हम लोग रात में हमारी महिलाएं बेटियां सुरक्षित है, रात में स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं। और रात में स्कूल कॉलेज कहाँ खुलता है, लोगों ने बोल दिया, हमने कहा रात में तो स्कूल कॉलेज नहीं, रात में बाजार जा सकती हैं। लेकिन समझिए बीजेपी का नैरेटिव सब तक पहुंचा है। ये विनीत बताएंगे। विनीत 2017 2019 आपने भी कवर किया है, ये बताइए 2019-17 में जब आप माइक लेके निकलते थे, लोगों से बात करते थे, तब लोग क्या जवाब देते थे, और 2022 में आप क्या जवाब सुन रहे हैं, आप बताइए। ऐसा ना, जैसा कि संकेत जी ने शुरुआत में ही बोला कि इस टाइम पे मतलब ये कह पाना कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने वाली है या बीजेपी की, ये तो बहुत ही कठिन है। लेकिन एक बात जो है एकदम कंफर्म है कि हम लोग पिछली बार जाते थे और इस बार भी जब हम लोग जहाँ गांव में हम लोग कहीं भी रुक के जाते हैं, तो पिछली बार जो है जैसे 10 लोगों से हम लोग पूछते थे, तो 10 लोगों में से 8 लोग जो है बीजेपी के समर्थक या मोदी जी के नाम पे एकदम वो करते थे, और बाकी जो 2 बचे होते थे वो कैमरे के सामने भी नहीं बोलते थे। और इस बार हम लोग कहीं भी चले जाएं तो 6-4 और वो करके खुल के बोल रहे हैं, अपने आप आ जाते हैं, खुल के बोल। आपको कहीं भी, ये विनीत ने इतना सटीक बोला, पूरे स्टेट को कवर करने में वेस्ट टू ईस्ट कभी भी हमने इंजीनियर नहीं की है कोई भी कॉन्वर्सेशन। जैसे सर कहीं खड़े हो जाइए, लोग नेचुरली आकर के आपने बात बोल रहे हैं, फलाने शहर के दिल में क्या है, जाइए। ढिमकाने शहर के दिल में क्या है, जो भी हमने किया है, जब किया है, नेचुरली लोग आए और अपने आप से उठ करके आए। और उसके बाद वो जो एक रोष था ना सरकार के खिलाफ, अगर सरकार का ये कहना कि ये कोई गुस्सा ही नहीं है, जेन्युइन गुस्सा है, और वो समाजवादी पार्टी समर्थक नहीं है जो गुस्सा करे। एक चीज और मैं बोलूंगा कि जितना भी है तो खुल के आ रहा है नाराजगी, मतलब जो पहले नहीं आती थी। अब ये है कि उसमें से कितने % लोग वोट देने के समय उस चीज को मतलब वो करते हैं, फैक्टर करते हैं या नहीं करते, ये तो 10 तारीख को पता चलेगा। ये एकदम 10 तारीख को पता एक चलेगा। बात हम लोग अक्सर बोलते हैं अपने उसमें कि मैं नाराज भी तुम्ही से हूं लेकिन मेरी उम्मीद भी तुम्ही से है। तो अगर ये हो गया
तब फिर तो ये जो शुरुआत में इन्होंने बहुत सारे जो पॉलिटिकल पंडित हैं जिनके ऊपर इन्होंने कस का लांछन लगा दिया है शुरुआत में। बस का नहीं लगाया हमने, ये कह रहे हैं हाँ। लांछन जो नहीं है, जो वो कह रहे हैं। जो सबसे आसान बात जो लोग आजकल बोलते हैं अपने विश्लेषण में कम हो कि रही हैं। सीटें कम होंगी लेकिन निकाल ले जाएंगे। आज संकेत जी एक विजुअल आज ऐसा सर्कुलेट हो रहा है इलाहाबाद से। एक चीज और मैं बोलूं कि नए युवा जो तो है जो- वो जो- ट्रेन कूद के पकड़ रहे हैं वोट डालने के लिए। हाँ, हाँ। क्योंकि इलाहाबाद में गाजीपुर, मऊ, जौनपुर, आजमगढ़, बनारस। चंदौली, बनारस, इन जगहों के बच्चे वहां पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं कंपटीशन की। वो सारे बच्चे अखिलेश का भी नारा लगाते हुए या उस तरीके से करते हुए वो लोग जा रहे हैं और जा करके वोट डालने की कोशिश करना चाहते हैं। तो ये एक बड़ा बदलाव है और पहली बार जमीन पर ये दिखा कि जब हम लोग गए कहीं, जैसे अब मैं जो लेबर चौराहा होता है जहां मजदूर मिलते हैं, वो मजदूर तो सारे लाभार्थी हैं। उन सारे मजदूरों से जब हम राशन बात मिलता कर है, ले, राशन मिलता है, आवास मिला। उनके पास जब गए तो हमने 20 लोगों से बात की, तो 10 लोगों ने, उसमें 10 ऐसे थे जो इन्होंने कहा कि नहीं 5 किलो राशन आप तो दे रहे हैं, लेकिन हमारा जो एक बिस्सा 2 बिस्सा खेत है तो उससे ज्यादा लोग साढ़ चढ़ जा रहे हैं। बहुत बड़ा अगर बीजेपी की सरकार गई तो सांड ले डूबेगा। और सांड का नैरेटिव राजभर जैसे लोगों ने अपने भाषणों में बोल बोल के लोगों तक पता है, ललका सांड। ललका सांड जो है, अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जी, ये बताइए अब तक का सबसे अच्छा चुनाव समाजवादी पार्टी ने 2012 में लड़ा, 29%, 29% वोट शेयर था उनका। फिर जो हो गया 2017 में 21%। मैं ये आज बोल रहा हूं, मैं कभी एनालिसिस नहीं करता हूं, कभी प्रिडिक्ट नहीं करता हूं, पर ये बोल रहा हूं कि अखिलेश अपना सबसे बेहतर चुनाव लड़ रहे हैं। ये वोट शेयर 29 के ऊपर जा रहा है, 30 के ऊपर जा रहा है, 31 के ऊपर जा रहा है, 32 के ऊपर जा रहा है, वो जा रहा है। सबसे बेस्ट चुनाव है, लेकिन 32% पे सरकार बनेगी नहीं बनेगी डिपेंड करेगा किस पे, कि मायावती को जो लोग कह रहे हैं कमजोर हो रही हैं। अगर मायावती कमजोर हो रही हैं तो उनका वोटर कहां शिफ्ट हो रहा है? दलित के गांव में आप भी गए, बताइए दलित क्या कह रहा है, ये हम बताइए। जब दलितों के गांव में गए और उनसे मैंने पूछा, हम लोगों ने पूछा कि एक ही सवाल होता था कि पिछली बार किसको वोट किया था, तो वो कहते थे कि हमने बीजेपी को वोट किया, कुछ जो थे। लेकिन इस बार किसको करेंगे, तो इस बार वो बहुत खामोश मायूस होते थे, लेकिन जब कुरेदने पे कहते थे बदलाव, कहते थे बदलाव लाएंगे, बदलाव करेंगे। तो ये एक संकेत है जो उनको लगता है। अब हमको दलित में भी बहुत पढ़े लिखे बच्चे हो गए। मुझको 2 ऐसे बच्चे मिले जो जो इंटर पास था और उसने पैथोलॉजी में टेक्नीशियन की डिग्री ले रखी थी। तो निश्चित रूप से वो अपने कुनबे का सबसे पढ़ा लिखा लड़का होगा जो वोट को जो इफेक्ट कर सकता होगा, प्रभाव कर सकता होगा। उसने कहा कि हमें नौकरी नहीं मिल रही है, इसलिए हमारे यहाँ का सारा वोट नहीं जाएगा बीजेपी में। देखिए ये जो आप बात कर रहे हैं ना, मेरा अभी वो आपके वोट परसेंटेज वाली बात से और आपकी बात से जुड़ी हुई जो मेरा विश्लेषण है वो ये है कि बीजेपी का 315-320 39.5% वोट शेयर पे हुआ था 2017 में। अब अगर आप 39.5% को आप ये मान सकते हैं कि अगर जैसे एंटी इनकम्बेंसी है, नाराजगी है, तो वो कितना कम होगा? देखिए 2000 पोलिंग कम हुई, 2% एवरेज कम हुआ है। तो ये किसके में से पोलिंग कम हुई और पोलिंग कम हुई अर्बन एरियाज में, और अर्बन एरियाज में किसका वोट शेयर हमेशा ज्यादा रहा है? बीजेपी का। आप देखेंगे कि पोलिंग बढ़ गई देवबंद में, पोलिंग बढ़ गई शामली में, लेकिन पोलिंग कम हो गई नोएडा में, पोलिंग कम हो गई गाजियाबाद में, पोलिंग कम हो गई कानपुर में, पोलिंग कम हो गई बरेली में, पोलिंग कम हो गई इलाहाबाद नॉर्थ में लगभग 40% वोटिंग, 40%, मतलब 60% आदमी वोट नहीं देने। लेकिन ये मान लेना कि पोलिंग कम मतलब बीजेपी का लॉस, ये ठीक इसलिए नहीं है क्योंकि वो सारा खेल आता है वोट परसेंटेज, किसके हिस्से में कितना जाएगा। बीजेपी के 39.5 से कम होकर के कितने कम होंगे, और वो सब बीजेपी का कैलकुलेशन है कि अगर कम हुआ तो वो जो दलित वोटर है, मायावती अगर कमजोर हो रही है, करेक्ट, तो वो हमें मिलेगा। पर मैं कह रहा हूं कि जो दलित, जो उनका कोर जाटव और जो दलित वोटर है, वो अब भी मायावती के साथ इस बार इंटैक्ट है। ईस्ट यूपी में तो बिल्कुल इंटैक्ट है। अगर आप ये सोचिए, मेरा 39 से लेकिन नॉन जाटव या दलित 39 से कम होकर के, बताइए पासी कहां वोट 39 से कम होकर के, वो कंफ्यूज है और बटा हुआ। रुको सुनो, वो बीजेपी में आप कहिए कि 100% जा रहा था, वो नहीं है। 39 से कम होकर के अगर सपोज वो 30 आता है और वहां पर एसपी और बीएसपी दोनों अपना अपना वोट शेयर बढ़ाते हैं, आप ये देखिए कौन नेट गेन कर रहा है। मेरा एक कैलकुलेशन है और हो सकता है मैं गलत हूं, आएगी तो सिंपल, ये जो लोग जो बोल रहे हैं ना कि इस बार हंग वंग अब खत्म हो गया वो दौर यूपी में,
हंग नहीं होगा। लेकिन अब बहुत सारी कंस्टिट्यूएंसीज में सारा खेला वोट मार्जिन कम हो जाएगा, यानी 50,000, 55,000, 60,000 की जीत नहीं होगी इस बार। इस बार 5,000, 6,000, 7,000, 10,000 की जीत होगी। एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा कि इस बार जैसे हम लोगों ने बहुत जगह पर जाके दिया, तो कई कोचिंग सेंटर्स में जाके भी हम लोगों ने कवरेज किया। तो कोचिंग सेंटर्स में जाके ये होता है कि अलग अलग जिलों के लड़के तैयारी कर रहे होते हैं जी, तो वो जो कर रहे होते हैं तो उनमें जो है हम लोगों ने पूछा, तो मतलब अगर 20 लड़कों से बात हो रही है तो 20 के 20 लोग वैसे बोल रहे हैं, और उसमें से आपको बताएं करीब 80% अपर कास्ट के लोग जो ये डंके की चोट पे बोल रहे हैं कि मैंने पिछली बार दिया था बीजेपी को, इस बार नहीं दूंगा, अपने घर वालों को भी नहीं देने दूंगा। दो बेरोजगारी में वो जो है, सुनिए ये बहुत और विनीत की बात है, बेरोजगारों में भी वो एक तबका जो एज फैक्टर जो है, एज लिमिट ओवर एज हो गया, उसके सपने टूट गया है कि एक दो बार के चलो हो गया, लोग सोच रहे हैं एक आध साल है मेरे पास, जो ओवर एज हो गए उनके तो सपने टूट गए ना कि मुझे बैंक में नौकरी करनी है, या मुझे सेना में जाना है, या मुझे ये करना है, तो वो सपना टूट गया। एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जिस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है, वो एक बड़ा तबका है कि देखिए चुनाव जो है ना, वो जो नौकरी में पुरानी पेंशन की तो बात है कि 25 लाख कर्मचारी अगर हैं तो वो उनका इफेक्ट है, लेकिन जैसे बैंक का कर्मचारी है, जो बीएसएनएल का कर्मचारी है, जो रेलवे का कर्मचारी है, जिनका प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जिनको निजीकरण किया जा रहा है, वो ये जो जा रहा है, इनके लोग इतने नाराज हैं। और इन्हें ताकत कहां से मिली है? इन्हें ताकत यहां से मिली है कि इनको लगता है कि अगर किसान बिल एकजुट होने से अगर बदल सकता है तो यूपी में अगर हम सत्ता बदलते हैं तो शायद हमारा निजीकरण रुक सकता है। ये एक बड़ा फैक्टर है जो साइलेंट है, जो बीजेपी का कोर वोटर है। अगर उसने कहीं ये मन बना लिया तो बहुत मुश्किल होगी बीजेपी के लिए। और मैं ऐड करना चाहूंगा कि लास्ट इलेक्शन में कम से कम 120 से 125 सीटें ऐसी थी जिनमें जो है 500 से लेके 15,000 से कम मार्जिन था। और अगर इस इलेक्शन में दो पार्टियों में ही अगर मान लीजिए वो है, तो अगर समाजवादी पार्टी 8,000 या 8,500 ही अगर पा जा रही है तो वो उसका डिफरेंस वो मेंटेन कर रही है। और ये सब जो है कैलकुलेशन, मतलब कोई कम नहीं अगर आका जाए, अगर एक विधानसभा क्षेत्र में। बीजेपी का लोग ये कह रहा है कि 2.5% नौकरी पेशा वाला है, उससे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन उन्हें ये नहीं समझ में आता कि 25 करोड़ की आबादी में अगर 25 लाख यहाँ पर कर्मचारी है तो उस 25 लाख के कर्मचारियों के घर का वोटर कितना हुआ, 4 वोट जोड़ लीजिए, और उनके अपने अगर एक या दो रिश्तेदारी भी आई तो वो 50 लाख हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर आप सोचिए कि कितने करोड़ वोट हो गए, और वो वोट आपको कहाँ जाकर डेंट कर, वो आपका था ना खजाना जो खाली हो रहा है। तो आप लोकल इश्यूज के बारे में बात कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि बीजेपी की कैंपेनिंग स्ट्रेटेजी, वो चीजों को समझ, सबसे पहली चीज बीजेपी क्या करती है, हर चीज को सेंट्रलाइज कर देती है, और कैंपेनिंग भी सेंट्रलाइज हो जाती है। सेंट्रलाइज कैंपेनिंग का फायदा ये है कि आपको मैनेज करने में चीजें आसानी होती है। एक ऊपर से तय कर रहा है, नीचे सब इंप्लीमेंट कर रहा है, और उनका सोशल मीडिया बिल्कुल मैनेज्ड है। एक नैरेटिव आ गया हैशटैग ये, तो फिर वो हैशटैग लाख और हो सकता है कहीं 50 लाख 60 लाख पहुंचे। लेकिन विधानसभा के चुनाव में भी आप सेट कर दे रहे हैं कि यही तुम्हारा मुद्दा है। लेकिन सुनिए, लेकिन मुद्दा बीजेपी ने मुद्दा बनाया, हिजाब वो लेकर के आए, और हिजाब पे कर्नाटक का इशू पे पश्चिम उत्तर प्रदेश जो हाईली पोलराइज चुनाव होता है वहां पे वो खेल गए। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आते हैं, कौशाम्बी की सीट की बात करें, जो आप कास्ट की बात करें, नॉन यादव दलित, नॉन यादव ओबीसी और नॉन जाटव दलित, कौशाम्बी जो इलाहाबाद रूरल 3 सीटें उसमें चायल, मंजनपुर और सिराथू से जहां पर केशव मौर्य लड़ रहे हैं, उनके सामने लड़ रही है पल्लवी पटेल। मंजनपुर जहां से इंद्रजीत सरोज जो पासी हैं, अब तक थे बसपा में, अब आए सपा में, और पूजा पाल लड़ रही है चायल से। अभी बताइए इंद्रजीत सरोज, क्या आप मानते हैं उस बेल्ट में पासियों के बड़े नेता है? जी आप बताइए। देखिए इंद्रजीत सरोज वगैरह जो भी लड़ रहे हैं, आपने वहां गए तो मैं आपको पहले भी बता रहा था कि जहां जो जातियां लड़ रही हैं, जैसे आप ये करें, वो जाति तो जाति पे जा रही। जैसे एक नैरेटिव ये सेट हुआ कि लोगों ने ये कहा कि अखिलेश में यादव और मुसलमान तो आ रहा है लेकिन अदर देन बैकवर्ड नहीं चल रहा है। लेकिन अखिलेश की वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश ने टिकटों का बंटवारा इतना शानदार किया है इस बार अपनी उन जातियों का कि उनकी उन जातियों के लोग उसमें जा रहे हैं। और बीजेपी ने क्या किया कि स्वामी प्रसाद मौर्य और इनके भगदड़ के बाद वो जो 60% और 70% टिकट जो काटने थे वो ना काट करके अपने पुराने लोगों को रिटेन कर दिया। उसका एक एंटी इनकम्बेंसी है, उसका एक विरोध है, उन्हें देखने को मिल रहा है। और पहले दिन से वो डिफेंसिव खेल रहे हैं। जो बीजेपी, आप याद करिए जितने भी बीजेपी के चुनाव होते हैं वो एकदम फोर फ्रंट पे खेलते हैं, लेकिन इस बार उनका डिफेंसिव अटैक है, फ्रंट पर वो है।
सबसे पहले जुलूस में भीड़ जो है अखिलेश लेकर के आया, सारी रैलियां होने लगी, कोविड की वजह से खत्म हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी उसका नैरेटिव सेट था कि बहुत भीड़ हो रही है, अखिलेश की बहुत चुनाव हो रही है। कैंपेन स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं अजय जी, आप पहले दिन से देखें कि अखिलेश का प्रचार हमेशा बीजेपी के प्रचार जो उनकी आखिरी कील है ना ठोकने वाले, आप देखेंगे प्रचार जीतना हारना अलग बात है, लेकिन स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं। बनारस में रोड शो अखिलेश ने किया मोदी जी के रोड शो के बाद। अयोध्या में अखिलेश ने रोड शो किया योगी जी के रोड शो के बाद। कानपुर में अखिलेश ने रोड शो किया अमित शाह के रोड शो के बाद, और वो भी आखिरी दिन जो इंपॉर्टेंट बड़े गोरखपुर में अखिलेश का रोड शो हुआ आखिरी दिन, जो आखिरी दिन है सेकंड लास्ट डे। अयोध्या में बिल्कुल पूरा कर भी नहीं पाए क्योंकि वो आखिरी दिन था, कानपुर में पूरा कर नहीं पाए क्योंकि वो आखिरी दिन था। लखनऊ में उन्होंने आखिरी दिन प्रचार किए उस चरण के, वो उन्होंने रोड शो किया। और इतिहास में पहली बार है जब से समाजवादी पार्टी का उदय हुआ है अजय जी, इतिहास में इतने कम यादव नहीं लड़े। और परिवारवाद जो अखिलेश को कहा जाता है, परिवार से सिर्फ एक आदमी चुनाव लड़ रहा है, वो भी शिवपाल, वो भी गठबंधन में कहते हैं, है तो सपा के सिंबल पे, लेकिन वो कहते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली थी, तो वो गठबंधन शिवपाल को वो सीट मान के चलती है कि हमने वो गठबंधन में शिवपाल को दी, उनको तय करना था कि समाजवादी पार्टी को स्मार्टली खेला है समाजवादी पार्टी ने। और एक जो इश्यूज की जो बात होती है ना, इश्यूज की जो बात होती है, वो आपको समझना बहुत जरूरी है कि एक लोकल इलेक्शन में लोकल इश्यूज मायने रखते हैं, लेकिन बीजेपी ने 2014 से पहले ये डायनामिक ही बदल दी। वो क्या है, हर चीज सेंट्रलाइज्ड हो गई, हर चुनाव में सेंट्रलाइज्ड हो गई, हर चुनाव में मोदी चेहरा हो गए। यहाँ पर एक तो स्प्लिट फैक्टर, योगी भी एक चेहरा थे, लेकिन उसके अलावा ये पहली बार हुआ इतने लंबे समय में बीजेपी के होते कि लोकल इश्यूज भी चुनाव में काफी हावी हो गए। और वो दिख रहा था पूरे उसमें। अब गोल्डन अब इसमें नहीं, इसमें जैसे मैं आपको आप लोग इतना घूमे हैं और सब जगह गए हैं, मेरा एक सवाल है, घाट का पानी पिया, तो मेरा एक सवाल ये है कि इस बार जितने भी छोटे दलों के छत्रप हैं वो फंसे नजर आ रहे हैं, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे जो है केशव प्रसाद हो, जो भी हो, सब फंसा नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आप बताइए। देखिए समझिए, बहुत बड़ी बात आपने बोली। हमें बोला किसी ने, हमारे मित्र जो 2 लोग दिल्ली से आए और वो गए यहाँ पर, उन्होंने हमसे बोला सौरभ बाबू जहूराबाद से ओपी राजभर फंसे हुए हैं। हमने कहा अच्छा, कि वहां से कालीचरण राजभर को टिकट दिया है बीजेपी ने, 2 बार बसपा से एमएलए रह चुके हैं, और वो भी राजभर तो है ही। शादाब फातिमा लड़ रही हैं, और लोग कह रहे हैं शादाब फातिमा से जीत जाएंगे क्योंकि 2012 में रही हैं, बसपा से लड़ रही हैं, जाटव उनको मतलब दलित वोट मिलेगा, उन्हें मुसलमान वोट मिलेगा और चुनाव जीत जाएंगे। हम गए, हम और विनीत बाबू वहां पर एक दिन पूरा बिताया, सुबह से लेकर रात तक। लगभग 55,000 प्लस राजभर है सीट पे, मुसलमान है। वो सीट में आज बोल रहा हूँ कि ओपी राजभर नहीं हारेंगे। हमने राजभर से पूछा, 4-5 थे और बिल्कुल बुलाए नहीं। हमने बोला केका वोट दोगे भैया? बोले भैया ओपी राजभर। तो हमने कहा ओपी राजभर ने सड़क नहीं बनाई, आते नहीं, ओपी राजभर प्रचार नहीं कर रहे अपनी सीट पे। आप बोल रहे हैं ओपी राजभर चुनाव हार रहे हैं, लोग कह रहे हैं, तो ओपी राजभर प्रचार नहीं कर रहे। उसने बोला भैया हमरा नेतवा न भैया हेलीकॉप्टर में घूम रहा है। अब तक कभी राजभर हमसे पूछते हैं आप सवाल, हम राजभर हैं भैया, आप ओपी राजभर के सबसे सवाल पूछे ना भैया, हमारा नेता ले आया ना आपको जहूराबाद में। आपको लगता है इसके बाद मैं ये थ्योरी बाई करूंगा कि राजभर बट रहा है? देखिए कालीचरण राजभर हैं, कालीचरण राजभर हैं, खाली राजभर से जीत नहीं सकता। लेकिन लीडरशिप, रामनाथ कोविंद भी दलित हैं, देश के राष्ट्रपति हैं, माननीय हैं, लेकिन क्या दलित उनको अपना लीडर मानता है? मायावती को मानता है। मैं एक बात कह रहा हूँ, ओपी राजभर राजभरों के नेता हैं पिछड़ों के। अब आपने बात करी स्वामी प्रसाद मौर्य की। स्वामी प्रसाद मौर्य की सीट पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि स्वामी प्रसाद मौर्य छोड़कर आ गए बीजेपी। वो पटरौना में बीजेपी से भी लड़ते हैं तो बीजेपी से पटरौना हार जाते हैं, और फाजिल नगर से भी लड़ रहे हैं। देखिए वो लोकलाइज फैक्टर है उनकी सीट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो जीत रहे हैं, हार है, फंसी हुई है। केशव प्रसाद मौर्य वाली बात, बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको मैं। उस सीट पर पल्लवी पटेल लड़ रही है। अब आप कहेंगे, लोग कहेंगे कि पटेल तो आज जो कह लें पल्लवी पटेल उनके साथ है, लेकिन पटेल अनुप्रिया पटेल के साथ में। एक बात बताइए कि पल्लवी पटेल 19,000 पटेल हैं, बगल वाली सीट पे सरोज, इंद्रजीत सरोज जो पासी हैं, वो पासी का फैक्टर अखिलेश यादव गए रैली में, उन्होंने पूरी जान लगा दी, और बगल में पाल, पूजा पाल गड़रिया। वो कॉम्बिनेशन देखिए, वो कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं हो सकता है केशव मौर्य ना जीते या जीत जाए, लेकिन सीट फंसी हुई है। तो 2 छत्र यहाँ पे अलग अलग फैक्टर्स हैं। तो ये समझ लीजिए, मान लीजिए इस बात को कि कोई लहर है ही नहीं, ना परिवर्तन की है ना मोदी, इसीलिए सीट ये फंसी हुई है। कोई कह नहीं सकता क्योंकि बहुत कास्ट डिवीजन, छोटे छोटे, जिसने अपने वोट डलवा लिया, जय जी आज बोलो, जिसने अपने वोट डलवा लिए, पोलिंग करवा ली अपने, जिसको पता है गांव में इतनी पोलिंग है इसकी है, जिसने अपने वोट डलवा लिए, वो सीट
चुनाव जीत जाएगा इन तीनों नेताओं यही की। तो मैं कह रहा हूँ कि जो सेंट्रलाइज कैंपेनिंग होती है वो बीजेपी की जो आप बात कर रहे हैं वो इस जगह पर उतना इफेक्टिव, क्योंकि लोकल मुद्दा अगर आ रहा है तो उतना वो इफेक्टिव नहीं है। अब जरा अब हम देंगे कमान, अब हमारे विनीत जी संभालेंगे कैमरा और सचिन गुप्ता जी आएंगे, उनके भी राय जानते हैं। लेकिन अजय जी ये बता दीजिए एक बात, बनारसवा में इतना बढ़िया हो गया, सारा हो गया, ये जो कॉरिडोर में तमाम मंदिर टूटे हैं और लोग कह रहे हैं जो बनारस की दक्षिण सीट है वहां पर बड़ा खेला हो रहा है, वो सीट भी फंसी हुई है क्योंकि दक्षिण सीट में काशी विश्वनाथ है, वो बीजेपी को जीतनी चाहिए, बीजेपी के लिए साख की बात है। इस सीट पे क्या हो रहा है थोड़ा बताइए। देखिए उस सीट पे हो ये रहा है कि जो कैंडिडेट हैं नीलकंठ तिवारी जिनको लाया गया, उनको लेकर के लोगों के अंदर बहुत विरोध है उनको लेकर के, और क्योंकि वो 5 साल उस तरीके से आए नहीं थे क्षेत्र में, और वो बीजेपी का गढ़ है। वो 1989 से 7 बार श्यामदेव राय चौधरी जीते, फिर 2017 में नीलकंठ जीते थे और ये लगता था कि वो सीट उनके पास है। लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि उस सीट पर घोर नाराजगी है और उसकी वजह नीलकंठ तिवारी कैंडिडेट है। पर उसकी मैं नहीं वजह मानता से इससे चुनाव हारेगी बीजेपी, नहीं, उसके पीछे वजह क्योंकि जानी इस सीट पर कैंडिडेट चुनाव सब कुछ नरेंद्र मोदी लड़ रहे हैं। ना, तो आकर के इतना तगड़ा रोड शो कर वो दिया। पिछली बार भी उन्होंने किया था, लेकिन खाली उनके रोड शो से चीजें बदल जाएंगी ऐसा नहीं होता। कॉरिडोर में तमाम पुराने मंदिर घर टूटे, इसकी भी नाराजगी है क्या? वही बता रहा हूँ मैं, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पिछली बार 17,000 वोटों से वो चुनाव जीते थे नीलकंठ तिवारी, 17,000 से। इस बार सिर्फ इस बार 1,05,000 के आसपास मुसलमान हैं जिनका 65-70 हजार वोट पोल होता है। पिछली बार बटा था, इस बार 1% का वोट कहीं बटने नहीं जा रहा है। दूसरा, वहां का जो यादव है 10,000 15,000 बीजेपी को वोट करता है, वो इस बार नहीं करने का मन बना चुका है। मल्लाह है वहां 10 से 15,000, वो वोट करते थे बीजेपी को, लेकिन उसमें भी बटता हुआ पार्टी संजय निषाद को नेता नहीं मानते वो, इसमें बटता हुआ नजर आ रहा है। उसके अलावा जो 450 घर वहां हटाए गए, तो वो जो कॉरिडोर था 450 घर हटाए गए, तो उसमें तकरीबन आप मान लीजिए कि 5,000, एक मोटा मोटी अनुमान लगाइए कि 5-6 हजार वोटर थे जो बीजेपी का कोर वोटर था। वो कहीं गया, कहीं गया, कहीं गया, कहीं गिरा, कहीं गिरा, वो वोट डालने नहीं आएगा, आएगा तो इनके खिलाफ करेगा। इसके अलावा तकरीबन 1000 से ज्यादा ऐसे दुकानदार और उनके परिवार हैं जिनकी वहां छोटी छोटी दुकानें होती थी जो कॉरिडोर में चली गई। उन्हें 1-1 लाख रुपए का मुआवजा मिला कि हम बाद में आपको एडजस्ट कर लेंगे। जब आप गए होंगे दर्शन करने या गदौलिया गए होंगे, तो जब आप गदौलिया में जाएंगे नहीं तो आप ये देखेंगे कि अटैची की दुकान है, उसके बाहर एक छोटा सा कोई आदमी फूल बेच रहा है, किराने की दुकान है उसके बाहर फूल बेच रहा है। वो फूल वाले की कभी पक्की दुकान हुआ करती थी, आज वो खाना बदोश होकर के उससे किराए पे छोटी सी जगह लेकर के बेच रहा है। बनारस के डॉक्टर हैं अजय जी, तो वो जो है ना, उनको पक्की दुकान मिलनी थी, लेकिन अब वहां पर किसी हवा फैल गई कि इंग्लैंड की कोई कंपनी आ रही है, करोड़ों रुपए का टेंडर हो रहा, लाखों का टेंडर हो रहा, तो उन दुकानदारों को नहीं मिलेगा। इसका उन्हें गुस्सा है जो इनके लिए बहुत ही दिक्कत का। मेरठ तक आ गए हम लोग। आप ये बताइए सचिन जी, अब आप तो कैमरे के पीछे सब दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, और आप भी काफी एक्टिव रहते हैं। सचिन जी जो है कैमरा रखते ही बातचीत करना शुरू कर देते हैं। आपका पेट ठीक है? एकदम ठीक है, बट सारे फेजेस पूरे उत्तर प्रदेश घूमने के बाद जो मुझे फील हुआ है वो ये है कि लोकल लोग नाराज हैं लोकल मुद्दों पे, बट बीजेपी उसको कंपनसेट कर रही है अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के काम, राष्ट्रवाद से कंपनसेट कर रही है। और दूसरी चीज, वो गेम बहुत अच्छा खेलते थे। दूसरी चीज अच्छा नहीं खेलते। मतलब लोकल लोगों से, लोकल विधायक से सबकी नाराजगी है, बट उसको कंपनसेट किया जा रहा है योगी जी से और मोदी जी के थ्रू। एक बात बताइए अजय जी, इस बार एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि आप भी उत्तर प्रदेश से, आप माइक अपने पास से रखिए। ये बताइए कि आपको बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता जो पोलिंग करवाने ले जाते हैं लोगों को, मैन टू मैन मार्किंग करते हैं, लोग ये कह रहे हैं हमारे काम नहीं हुए, बीजेपी में कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं। और मैं ऐसे विधायक जानता हूं जिन्होंने हमें बोला, नाम नहीं लूंगा, सांसद बोलता हूं कि भैया हम दहेज प्रथा का एक मुकदमा नहीं लिखवा सकते, बीजेपी की सरकार में हमारी ये हालत थी 1 साल पहले तक। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। देखिए, कार्यकर्ता बहुत असंतोष में है। कार्यकर्ता का जो काम होना चाहिए, जिस तरीके की चीजें होनी चाहिए, वो नहीं हुई, और इस बार के चुनाव में वो शिथिलता आपको नजर आएगी। बीजेपी के पक्ष में क्या जा रहा है? बीजेपी के पक्ष में सिर्फ ये जा रहा है कि 300 सीट को आप घटा करके एकदम नीचे नहीं ला सकते हैं, क्योंकि पहाड़ को खसकाते खसकाते न खसका के लाएंगे, और 47 सीट को उठा करके आप 250 नहीं ले आ जा सकते। 2012 में बीजेपी थी, 2017 में आ गई, 12 में कहां? वो ठीक है, नहीं वो, लेकिन 2012 में नहीं थी, लेकिन 2012 में एक वेव था, एक माहौल था, लगता था। इस बार तो ना वेव है, ना माहौल है, ना कुछ है, और किसी तरीके की चीजें नहीं है। लेकिन ये है कि जो बीजेपी के वोटर हैं एकदम से खसक नहीं गए हैं, अभी भी उनके वोटर आपको एक बहुत हैं। अच्छा लेकिन किस्सा सुनाता हूँ, और वो किस्सा है एक यूपी सरकार के मंत्री का।
और जब ये बात हो रही थी, कितना टाइम बचा? हाँ कितना वो खत्म कर दिए, ठीक है। तो वो यूपी सरकार का मंत्री ये कहता है कि इस सरकार में विधायक पंगु हो चुके हैं, ठीक है, विधायक की नहीं चलती, लेकिन उसका फायदा लॉ एंड ऑर्डर में इसलिए लोगों को दिख रहा है क्योंकि विधायक कुछ करवा ही नहीं पा रहा है और गलत काम भी नहीं करवा पा रहा, इस वजह से प्रशासन पर कोई दबाव नहीं है। उत्तर प्रदेश में पुलिस का बहुत निरंकुश हो जाना भी ठीक नहीं है। हाँ। ठीक है, उत्तर प्रदेश में अगर पुलिस के हाथ में सब कर दिया, आपने देखा ना हाथरस में क्या हुआ। आज नैरेटिव है, हर नेता कहते हैं हाथरस में बेटी को वैसे जलाया तो उनके मरने के बाद लोग कहते हैं जिंदा जला दिया गया क्योंकि प्रशासन के हाथ में था। अगर किसी राजनीतिक आदमी से अगर ये निर्णय ले रहा होता तो ये कभी नहीं होता। अजय जी मानते हैं कि नहीं बात? क्या चीज? जो हाथरस में हुआ, सर ने कहा कि विधायक पंगु हो गए, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो गया, विधायक अपनी मनमानी नहीं करवा पा रहे। मैं कह रहा हूँ पुलिस की जो प्रशासन की निरंकुशता हो गई। अगर कोई राजनीतिक व्यक्ति हाथरस में होता तो रात तो वो नहीं होता। तो अब बहुत हुई चर्चा, अब ये इशारों में चुनाव के बाद सेगमेंट खत्म करने का वक्त आ गया है। शाम ढल रही है। अजय जी, बनारस है, बनारस में तो बाबा का शहर है, लेकिन हमारे लिए तो ये अजय जी का शहर है और आपके हाथ में माइक, और आप इस चुनावी चर्चा को खत्म करिए। नहीं, देखिए, अगर चुनावी चर्चा खत्म करने से पहले सारे साथी हैं जो बनारस में आए हुए हैं, तो बनारस की पहचान जाननी चाहिए कि बनारस क्यों बनारस है। क्यों लोग कहते हैं कि ये एक ऐसा शहर है जिसका खाक भी जो है ना वो इस जमी का पारस है। तो वो ऐसा क्यों कहते हैं, उसके पीछे का एक कारण बहुत बड़ा है ये कि इसकी जो एक शैली है, बिंदासपन है, एक जो अल्हड़पन है, जो एक जीने का जो तरीका है, और उस जीने के तरीके में लोगों के अंदर क्या है कि बहुत इत्मीनान, ये टाइमलेस सिटी है। यहाँ समय स्थगित हो जाता है और उस समय को स्थगित होने में लिए यहाँ कहा जाता है कि पहले सुबेरे उठते मान कि पहले रगड़ान, फिर निपटान, फिर स्नान, फिर उस पर थोड़ा सा जमाइए मधुर जलपान, फिर जमाइए एक बीड़ा पान और पूछिए पहचान, तो लोग कहेंगे कि ई हो राजा बना। और इसी बनारस के लिए नरेंद्र मोदी भी आए तो उस पान को पिए, चाय भी खाए और डमरू भी बजाया और जाकर के जो है वो सारी चीजें। प्रियंका का भी चर्चा आपको करना चाहिए क्योंकि हम लोग सिर्फ अखिलेश मोदी में रह गए। तो प्रियंका कबीर मठ में गई, उस कबीर मठ में गई जहां प्रियंका से पहले हमारे कबीर वहां गए थे और ये जा करके इन्होंने जो है इशारों में बात करने वालों के देवता कबीर इशारों में गए थे। और वहां पर मैंने एक बात कही थी, इन्होंने भी वहां पूछा था कि कौन आ रहा है, यहाँ भी चर्चा हो रही है कि किसकी सरकार बन रही है। तो वहां पर भी मैंने एक बात कही कि वहां पर आप जब जाएंगे कबीर मठ में तो एक कुआं है, उस कुएं के ऊपर एक कमली नाम की एक महिला है, वो खड़ी है और एक बैल है जिसमें बहुत पंडित एक है पोथी रख करके निकले हैं, उन्हें कोई शास्त्रार्थ में नहीं हरा सकता। लेकिन वो प्यास लगी थी तो पानी पिलाते पिलाते उस कमली ने उनके उस दंभ को, उनके इस ज्ञान को चूर कर दिया था। तो इस चुनाव में राजनीति के जो बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े हमारे जैसे पत्रकार जो आकर के समीक्षा कर रहे हैं, उसको जनता रूपी कमली जो है वो अपने मतों से पछाड़ देगी और जो रिजल्ट आएगा वो चौंकाने वाला होगा। चौंकाने वाला होगा। जो शुरू हमने किया था कि जो पत्रकार कह रहे हैं कि नहीं ये बीजेपी की सीटें कम होगी पर बीजेपी सरकार बना लेगी, तो ये बात है जो चौंकाने वाली नहीं होगी। तो मतलब कुछ इसी तरीके से होगा। तो आज जो इन्होंने कहा था कि इशारों में जो चुनाव की बात है, बनारस से जो है वो सौरभ शुक्ला के साथ और संकेत के साथ बस इतना ही। बाकी के लिए आप फिर इंतजार करिए, कुछ इस तरीके से बनारस की कुछ और दिलचस्प चीजें लेकर के अगर ये लोग आते हैं तो हम लोग लेकर के फिर हाजिर होंगे। हर महादेव।